हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड डूइंग योर स्टडी वेरी वेल। चलिए, अभी तक हमने अपना फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर खत्म कर लिया था, दैट इज बेसिक्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड द रिलेटेड कॉन्सेप्ट अराउंड दिस, अराउंड द कॉर्पोरेट गवर्नेंस कॉन्सेप्ट, जो जैसे कि प्रिंसिपल्स हो गए, ठीक है, उसके फीचर्स हो गए, उसकी नीड्स हो गई। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट चैप्टर, थियरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। थियरीज और इसके बाद आएगा मॉडल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो थियरीज और मॉडल्स में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो, कोई भी नहीं बताएगा ये आपको। आप कितना भी किसी से पूछ लेना, आपको नहीं मिलेगा इसका डिफरेंस जल्दी। देखो, थ्योरीज और कॉर्पोरेट मॉडल्स में डिफरेंस ये है, एक बेसिक डिफरेंस है। थियरीज वो हैं जो कुछ राइटर्स ने, कुछ एनालिस्ट लोगों ने, होता है ना, कुछ इस राइटर ने ये चीज़ लिखी है, इस राइटर ने ये चीज़ लिखी है, कुछ लोगों ने थ्योरी, थ्योरी का मतलब क्या हुआ, सिर्फ थ्योरी जो किताबों पे लिखी गई है, उन्होंने कुछ अपनी सोच से लिख दिया गया है कि इस तरीके के बिजनेसेस चलाए जाते हैं, इस तरीके को अपना के इस तरीकों से बिजनेस चलाए जाते हैं। तो ये एक तरह से क्या है, सोच। लिख मत देना इसको पेपर में, सोच, ठीक है, लिखना मत। सोच, सर ने तो सोच बोला था, मैंने लिख दिया। एक ये थिंकिंग है कि एक राइटर ने लिखा है कि एक बिजनेस इस तरीके से चल सकता है, एक बिजनेस इस तरीके से चल सकता है। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, होल्ड करना, समझ में आ जाएगा। मॉडल्स क्या है दोस्तों, मॉडल्स ये हैं कि जो अभी प्रैक्टिकली दुनिया में बिजनेस चलाने के तरीके अपनाए गए हैं, वो कहलाते हैं मॉडल्स। जैसे होता है ना कि इस बंदे का बिजनेस करने का मॉडल बहुत अच्छा है, इस बंदे का बहुत अच्छा मॉडल है काम करने का, तो वो क्या है, वो उस बिजनेस ने वो काम किया है प्रैक्टिकली, उसको मॉडल बना दिया गया कि इस तरीके से करना चाहिए। या फिर यूएस में ये चीज़ ऐसे होती है, इंडिया में तो ऐसे होती है, क्यों, वो प्रैक्टिकली हो रही है, ठीक है। और होनी चाहिए कैसी, एक सोच क्या होती है कि थ्योरी में लिख दिया गया है कि यार एक ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, दैट इज कॉल्ड थ्योरी। मॉडल्स हो गए जो आपका प्रैक्टिकली वो चीज़ हुई हुई है इन रियल वर्ल्ड, राइट। अभी थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी मैं समझाऊंगा। जब हम ये थ्योरी समझेंगे ना सारी, तब आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो। जो मैंने अभी इतनी देर तक बात करी, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्योरीज एंड मॉडल, राइट। चलिए, अब यहाँ पे एक चीज़ और समझना, ये 5 थियरीज हैं, ठीक है। पहले ये 6-7 थी, जिसमें से ये इंपॉर्टेंट है, पहले 3, पहले 3 इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आने के चांसेस इसके ज्यादा होते हैं। थ्योरीज, मैं पहले बता देता हूं आपको। थ्योरीज ऑन फर्स्ट हैंड इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं छोटा सा स्टार मारा है। ऑन अदर हैंड, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसको कवर। मॉडल्स ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इतना समझ लेना अभी के लिए बस, ठीक है। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थियरीज। फिर सुन लो एक बार कि ये जो चीजें हैं ये थ्योरीज हैं, एक सोच है, एक राइटर ने लिखे हैं कि इस तरीके से बिजनेस चलाए जा सकते हैं या फिर चलाए जाने चाहिए, ठीक है। दोबारा सुन लो, ये 3 थ्योरी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिसोर्स डिपेंडेंस थ्योरी, मैनेजरियल हेजेमनी थ्योरी, एक है पॉलिटिकल थ्योरी, एक होता है ट्रांजैक्शन थ्योरी। मैं लिख देता हूँ वो भी। फिर आप बोलोगे सर आपने बताया नहीं, और मैं क्यों नहीं करा रहा इन थ्योरी को, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन ना के बराबर आता है, और इस बार ये है ही नहीं आपके सिलेबस में। लेकिन बच्चे ना पूछते बहुत चीज़ें हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उनकी क्वेरी रहे ही ना, इसलिए आपने ध्यान दिया होगा कि मैं एक चीज़ को 10 बार बता देता हूँ, उसी चीज़ को घुमा फिरा के। क्या पता आपको एक तरीके से नहीं, दूसरे तरीके से जो मैंने घुमा के बोला है, तब समझ में आ जाए। ट्रांजेक्शन थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी, ये आपके कोर्स में पहली बात तो है ही नहीं, ठीक है।
ये आपके कोर्स में है ही नहीं। इस बार जो आपका कोर्स है उसमें ये चीज नहीं है, सुन लो। राइट। और ये थ्योरीज भी हैं, तो ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत ना के बराबर इंपॉर्टेंट है। मेन ये 3 थ्योरी पे क्वेश्चंस आपके आते हैं पेपर में, सुन लो। आप बीच बीच में मैं बताता भी चल रहा हूँ क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। नाउ फर्स्ट थ्योरी, एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी एक कॉन्सेप्ट है, एजेंट प्रिंसिपल पे वर्क करता है। सर एजेंट प्रिंसिपल का मतलब, प्रिंसिपल यानी जो मालिक है, एजेंट जो इन मालिकों के बिहाफ पे काम करते हैं। ठीक है सर। सर इसमें दिक्कत कहाँ आती है, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट क्या है समझते हैं। चलो इसको लिख के समझते हैं, जैसा कि आपके डीओ के बुक में दे रखा होगा, उससे ज़्यादा समझ में आएगा ये। प्रिंसिपल, या फिर आप बोल लो इसको शेयर होल्डर्स। ठीक है। एक होते हैं एजेंट, एजेंट्स या तो इनको बोल लो आप मैनेजर्स, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो डायरेक्टर होते हैं ना, जो कंपनी के बिहाफ पे काम करते हैं। अच्छा आपको वो कॉन्सेप्ट भी समझाना पड़ेगा मुझे, एक सेकंड दो मुझे। देखो मैंने शायद पहले क्लास में बताया होगा आपको, या आपको पता होगा, आपने कंपनी सेक्टर वगैरह में पढ़ा होगा। शेयर होल्डर्स होते हैं मालिक, डायरेक्टर होते हैं जो कंपनी के लिए काम करते हैं, डायरेक्टर मैनेजर्स वगैरह। ठीक है। जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही हों, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। और कुछ कई बार क्या होता है शेयर होल्डर ही मालिक होते हैं, सॉरी शेयर होल्डर ही डायरेक्टर होते हैं कंपनी में। बट इन जनरली शेयर होल्डर क्या होता है, मालिक होते हैं। डायरेक्टर होता है जो उनका एक्चुअल काम है कंपनी में डिसीजन को एग्जीक्यूट करना। जैसे मान लो कंपनी बनानी है, उसमें लोन कैसे लेना है, कैसे कैसे क्या काम करना है, काम करने का तरीका डायरेक्टर्स को आता है। और मालिक क्या देता है, डिसीजन बोलता है कि हाँ भाई तुम्हें ये करना ये करना ये करना। काम करने वाले कौन होते हैं, डायरेक्टर होते हैं। ठीक है। तो ये थ्योरी पता क्या बोलती है, इस थ्योरी की अच्छी बात क्या है और बुरी बात क्या है वो देखते हैं। ये थ्योरी बोलती है कि प्रिंसिपल क्या करेंगे, इनको काम क्या करेंगे, डेलीगेट करेंगे, यानी काम देंगे। राइट। इनको क्या करना है, इनको कंपनी के लिए काम करके देना है, परफॉर्म करना है। राइट। कितना समझ में आता है आपको। अब इन्होंने क्या करा, इनको अच्छा डेलीगेट करने से पहले क्या करा, अपॉइंट करा होगा, यानी इनको अपने ऑफिस में काम दिया होगा, ये इनको परफॉर्म करके काम देगा। इनका क्या फायदा है, इनको प्रॉफिट होगा। सिंपल है। अब ये थ्योरी ये बोलती है कि वो उस तरीके की कंपनियां या बिजनेस होते हैं कि जो प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशनशिप पे चलते हैं। मतलब ये लोग बोलेंगे जो काम वो ये करेंगे, कुछ भी डिसीजन लेना है तो बोलेंगे ये लोग, जब तक ये डिसीजन नहीं लेंगे ये बंदा काम नहीं कर सकता। डायरेक्टर वगैरह मैनेजर वगैरह ये लोग काम नहीं करेंगे। कोई भी डिसीजन लेना है तो मालिक बोलेगा, एजेंट करेगा। ठीक है। ये लोग भी क्या करते हैं कि इनको आती है भाई यहां से सैलरी, ये सैलरी पे काम करते हैं। इनके पास क्या होते हैं, इनके पास होता है मालिकाना हक, शेयर्स होते हैं, या फिर बोलो ऑनर होते हैं। इनको क्या चाहिए होता है, प्रॉफिट चाहिए होता है। आप ये वाला चार्ट समझ जाओगे ना तो आप ये पूरा पॉइंट लिख दोगे। दोबारा सुनो नए तरीके से। प्रिंसिपल एजेंट, प्रिंसिपल काम देता है एजेंट को, अपॉइंट करता है, उसके बदले उसको देता है सैलरी। एजेंट क्या करते हैं, सैलरी के बदले अपना काम करके दे देते हैं। अब इसमें इस थ्योरी में प्रॉब्लम ये है कि दोनों के अपने अपने मोटिव है। प्रिंसिपल चाहता है मेरा प्रॉफिट बढ़ता रहे, मुझे मेरा काम अच्छा चले, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाए। एजेंट क्या सोचता है, मुझे भाई टाइम से सैलरी मिल जाए, मेरे को जितना सैलरी है मैं उतना काम करके निकल जाऊं। ठीक है। यहाँ पे दोनों अपनी अपनी सोचते हैं। इस थ्योरी का मतलब बड़ा डीप है।
बुक में इतने अच्छे से दे नहीं रखा और ना लोग इतने अच्छे से समझाते हैं इसको। दोनों के अपने अपने मोटिव पे चलते हैं। एक कहता है कि भाई मुझे तो प्रॉफिट प्रॉफिट चाहिए, एक कहता है कि भाई मुझे तो बस सैलरी दे दो, मैं जितना सैलरी पे है उतना काम कर दूंगा, बात खत्म। ये क्या करता है, ये इसको डिसीजन नहीं लेने देता डायरेक्टर को मैनेजर को, कहता है मैं बोलूंगा तभी काम होगा। कई बार क्या होता है, शेयर होल्डर को उतनी चीजें पता नहीं होती, उतनी नॉलेज नहीं होती, डायरेक्टर का काम ही है काम करना, मैनेजर का चीजों को हैंडल करना, इन्होंने वो चीज सीखी होती है, लेकिन ये अपने मन से कर नहीं सकता इस थ्योरी के हिसाब से। ठीक है, इतना समझ गए। अब आते हैं वापस, अब पढ़ते हैं, फिर मैं आपको दोबारा थोड़ा सा और इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। एजेंसी थ्योरी, द थ्योरी इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल। मतलब ये थ्योरी बोलती है कि ऑनरशिप और कंट्रोल को अलग किया जाए, यानी शेयर होल्डर के हाथ में ऑनरशिप और कंट्रोल होता है, वही डिसीजन बोलता है कि ये काम करो ये काम मत करो। शेयर होल्डर एज ओनर ऑफ द कंपनी डिसाइड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी एंड अपॉइंट द मैनेजर एंड देयर एजेंट टू परसू द ऑब्जेक्टिव। शेयर होल्डर क्या करता है, अपने काम के लिए जो उसका ऑब्जेक्टिव है अपना बिजनेस चलाने के लिए, वो क्या करता है, अपॉइंट करता है मैनेजर्स को अपने एजेंट की तरह। ठीक है, ये चीज मैंने बोली थी, ये इनको अपॉइंट करता है, देखो अपॉइंट वर्ड लिखा है, एजेंट्स को अपॉइंट किया उसने। आगे दस द मैनेजर यानी जो एजेंट हैं वो रन करते हैं कंपनी को ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर यानी प्रिंसिपल के। ठीक है, यही कहानी बोली जो मैंने अभी तक लिखी थी। आगे द एजेंसी प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम यहां पे ये आती है, अराइजेस बिकॉज मैनेजर विल नॉट सोलली एक्ट टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, दे मे प्रोटेक्ट देयर ऑन इंटरेस्ट और सीक द गोल ऑफ मैक्सिमाइजिंग कंपनीज ग्रोथ इंस्टेड ऑफ अर्निंग। द मैक्सिमाइज दे, अच्छा सॉरी, एक्ट टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, यहां पे एजेंसी थ्योरी में प्रॉब्लम ये है कि जो मैनेजर होते हैं ना वो पूरी तरह से शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने की नहीं सोचते, वो अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। ये थ्योरी क्या करती है, अपने अपने बारे में सोचती है। वो चाहता है प्रिंसिपल कि भाई मेरा प्रॉफिट ही होता रहे, प्रॉफिट ही होता रहे, मेरा धंधा और बढ़े और ऊंचाइयों पे जाए, मेरे शेयर की वैल्यूज बढ़ जाए। ये सोचता है कि बस मेरे को भाड़ में जाए, कंपनी काम करे ना करे, मेरे को उसने 4 काम दिए, वो काम करा, बात खत्म। सही गलत मैंने देख रहा, वो जो बोलेगा मैं कर दूंगा। और वो क्या करता है, शेयर होल्डर की भी गलती क्या होती है इसमें, प्रिंसिपल की भी गलती होती है, ये सुनता नहीं है, ये कहता है नहीं तुझे नहीं पता, मैं बताऊंगा तेरे को क्या करना है। मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, रियलिटी में ये थ्योरी यही कहती है। बुकिश लैंग्वेज में जाओगे तो थोड़ी से आप फंस जाओगे। ये क्या करता है, इसको डिसीजन नहीं लेने देता, तो यानी इसके पास क्या होती है, सारी डिसीजन ये लेता है। ये क्या करता है, सिर्फ एग्जीक्यूशन करता है, यानी काम को करता है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिसीजंस। ये डिसीजन लेता है और ये उसका डिसीजन को एग्जीक्यूट करता है। राइट, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है ये। इस टाइप का बिजनेस को बोलते हैं एजेंसी थ्योरी। अब हम पूरी थ्योरीज, जितनी भी थ्योरीज हैं, उनका मतलब कि वो थ्योरी काम कैसे करती हैं और उनके साथ उनके लिमिटेशन या फिर क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे। अब ये थ्योरी हमने पढ़ ली, प्रिंसिपल और एजेंट। प्रिंसिपल का अपनी बात, अपने प्रॉफिट की सोचता है, एजेंट अपने सैलरी की सोचता है। प्रिंसिपल इसको डिसीजन लेने देता, कहता है कि जो मैं बोलूंगा वो करेगा, ये इसका काम होता है सिर्फ काम करना। अब ये सोचता है कि मेरे को सिर्फ काम ही करना है, मेरे को कोई मतलब नहीं, ना मेरे पास इस कंपनी के शेयर्स वगैरह हैं, तो मेरे को तो मालिकाना तो हक है नहीं, तो मैं पूरा इसमें अपने आप को झोंकूँ, मेरे को सैलरी मिल रही है मैं सैलरी लूँगा, बात खत्म। अब इसकी कमियां क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है, क्रिटिसिज्म बोल लो, लिमिटेशंस बोल लो। देखो, आपको थ्योरी का क्वेश्चन आएगा तो आपको उसका मतलब भी लिखना पड़ेगा, उससे कुछ क्रिटिसिज्म भी लिखने पड़ेंगे, यानी कमियां। मोर स्ट्रेस ऑन शेयर होल्डर, ये थ्योरी क्या बोलती है,
शेयर होल्डर के हिसाब से सब चले, नॉट रेलिवेंट फॉर डेवलपिंग कंट्री। अब देखो कितना खतरनाक पॉइंट है, समझो बहुत टेक्निकल पॉइंट भी है कि ये थ्योरी ना डेवलपिंग कंट्री के लिए नहीं है। डेवलपिंग कंट्री कैसा, जैसे इंडिया, ये डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड नहीं हुई। यूएस वो क्या डेवलप्ड कंट्री है। यूके यानी लंदन, ठीक है, इंग्लैंड, ये डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग स्टेज में नहीं है। तो ऐसी कंट्रियों में क्या होता है, ऐसी कंट्रियों के लिए ये थ्योरी बहुत बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि देखो जो इनका काम है, इनका काम ही है बिजनेस को चलाना, एजेंट, मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इनका काम ही होता है बिजनेस को चलाना। कोई चीज फंस जाए, डिसीजन कैसे लेना है, इनको ज्यादा पता होता है। लेकिन इनको जो चीजें पता है काम करने की, वो डिसीजन ये ले ही नहीं पाते। तो ऐसा क्या होता है, ऐसा बिजनेस ग्रो करता ही नहीं है। जब बिजनेस ग्रो नहीं करेगा तो देश भी ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ऐसी कंट्रियों के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। लास्ट, ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट क्वालिटीज। मतलब ये, इस पॉइंट को चाहे तो मत लिखना, थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा, याद नहीं रहेगा। ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट क्वालिटी, यानी इस थ्योरी में सब कुछ इसके हिसाब से चलना चाहिए, इसके इंटरेस्ट के हिसाब से चलना चाहिए। कुछ ज्यादा ही इसके हिसाब से चल रहा है, ओवर स्टेटमेंट, हर चीज इसके हिसाब से चल रही है। तो ये इस थ्योरी की कमी है, राइट। अच्छा ये ज्यादा इधर हो गया। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। आगे क्या आता है, स्टीवर्डशिप थ्योरी। ठीक है, अब स्टीवर्डशिप थ्योरी में क्या आता है दोस्त, एजेंसी थ्योरी का थोड़ा सा उल्टा, सॉरी पूरा ही उल्टा, एग्जैक्ट उल्टा। स्टीवर्डशिप थ्योरी, यहां पे क्या होता है, यहां पे देखो सेम कॉन्सेप्ट ही होता है, शेयर होल्डर और एजेंट या फिर डायरेक्टर, मैनेजर, जो भी बोल लो, लेकिन इनके पास डिसीजन मेकिंग की पावर होती है। यानी ये लोग भी डिसीजन लेते हैं कि क्या काम करना है, कैसे करना है। क्योंकि शेयर होल्डर क्या होता है, वो तो मालिक होता है, वो तो पैसा लगाते हैं बिजनेस में। उनको थोड़ी पता है कि वो माल कितने का आता है, कौन सा सप्लायर सस्ते में देगा, प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे कम पड़ेगी, अच्छे एम्प्लॉयज़ को हायर कैसे करना है, रिटर्न टाइम पे कैसे भरनी होती है, जीएसटी टाइम पे कैसे भरना होता है, कौन सा रेट पे भरना होता है। मतलब जो भी बिजनेस के काम है ना, वो इनको ज़्यादा पता होते हैं, ठीक है, इनको। तो ये थ्योरी क्या बोलती है कि सिर्फ शेयर होल्डर ही अपने नहीं चलाएंगे, शेयर होल्डर के पास मालिकाना हक है, ठीक है, लेकिन इन लोगों के पास भी डिसीजन मेकिंग पावर होगी। ये लोग भी जो इनको सही लगता है कंपनी की ग्रोथ के लिए, वो उसके लिए डिसीजन ले सकते हैं। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। अब पढ़ते हैं लाइन टू लाइन, तब कि लिखना कैसे वो सुन लो अब आप। अच्छा, स्टीवर्डशिप का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्या बोलते हैं उसको, जो घर की देखरेख करता है, केयर टेकर। इसको समझ लो एक तरह से, ज्यादा ही कर्सिव हो गई। जैसे कुछ लोग अपने घर को छोड़कर जाते हैं तो एक बंदे को रख के जाते हैं अपने घर पे। जैसे कि यहाँ पे इंडिया में घर को छोड़ के कहीं बाहर रहने चले गए, आउट ऑफ इंडिया, यूएस, कनाडा वगैरह, तो वो यहाँ पे अपने घर पे कुछ लोगों को अपॉइंट करके जाते हैं, उन जो कि घर की देख रेख करते हैं, उसे बोलते हैं हम केयर टेकर। सॉरी, ठीक है, तो वो घर की देखभाल करते हैं। तो ये थ्योरी इसी कॉन्सेप्ट पे चलती है। ये थ्योरी ये कहती है कि कुछ बिजनेसेस ऐसे भी होते हैं या फिर होने चाहिए जो जिसमें मैनेजर का काम जो होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, वो भी डिसीजन ले सके। इस थ्योरी को ट्रस्ट वर्दीशिप थ्योरी भी बोलते हैं, ट्रस्टीशिप थ्योरी, जिसमें शेयर होल्डर ट्रस्ट कर सकता है इनके ऊपर काम के रिगार्डिंग। चलिए अब वैसा समझते हैं, पढ़ते हैं। स्टीवर्डशिप थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज एन ऑल्टरनेट टू एजेंसी थ्योरी।
यानी एजेंसी थ्योरी का ऑल्टरनेट है। एजेंसी थ्योरी में तो हमने क्या पढ़ा था, हर चीज शेयर होल्डर या फिर प्रिंसिपल के हिसाब से चलती है। ये थ्योरी उसकी उल्टी है। इट आर्ग्यूज दैट मैनेजर आर द ट्रस्ट वर्दी एंड नॉट prone टू मिस अप्रोप्रिएट द फंड ऑफ इन्वेस्टर। ये लाइन दोबारा पढ़ लो, नॉट prone टू मिस अप्रोप्रिएट द फंड ऑफ इन्वेस्टर, यानी ये लोग ऐसा नहीं करते, ऐसा काम करना भी नहीं चाहते और ऐसी पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसा काम ना हो जिससे इन्वेस्टर का पैसा मारा जाए। मैनेजर इफ लेफ्ट ऑन देयर ओन विल इंडीड एक्ट रिस्पॉन्सिबल स्टीवर्ड्स ऑफ द एसेट दे कंट्रोल। अगर मैनेजर्स को थोड़ी छूट दे दी जाए डिसीजन मेकिंग की, काम करने की, तो वो ज्यादा अच्छे से वो काम कर पाएंगे जो उनको दिए गए हैं। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये ऐसा होता है। अब इन्होंने जो लाइन लिखी है, द स्टीवर्डशिप यानी स्टीवर्ड यानी केयर टेकिंग ऑफ द एसेट्स दे कंट्रोल। एसेट दे कंट्रोल का मतलब है जो भी उनको काम दिए गए हैं उस पर वो अच्छे से कर सकते हैं। द थ्योरी इज ऑल्सो रेफर्ड एज ट्रस्टीशिप थ्योरी, मैंने बता ही दिया। द थ्योरी आर्ग्यूज दैट द मैन, अब इसी चीज को ना घुमा फिरा कर अलग तरीके से लिखा है। ये थ्योरी कहती है द मैनेजर्स आर नॉट द ओनली एजेंट्स। ये कहती है थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि मैनेजर जो है ना वो सिर्फ एजेंट नहीं है शेयर होल्डर के, दे आर गुड केयर टेकर यानी स्टीवर्ड ऑफ द कंपनी एंड वर्क डिलिजेंटली टू अटेन हाई लेवल ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट। और वो इतने अच्छे और इतने भरोसेमंद से काम करता है ताकि कंपनी की ग्रोथ बढ़े, कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा हो। ठीक है, दोबारा सुन लो। एजेंसी थ्योरी में मैंने 3 4 5 बार बता दिया होगा, लेकिन मैं बार बार बताता जाऊंगा, ये आपको रटा दूंगा मैं। एजेंसी थ्योरी, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप। प्रिंसिपल चाहता है मेरा प्रॉफिट बढ़ता जाए, एजेंट चाहता है मुझे अपनी सैलरी मिलती जाए, भाड़ में जाए मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल के पास होते हैं उसके शेयर्स यानी मालिकाना हक, एजेंट को मिलती है सिर्फ सैलरीज। ठीक है, तो ये दोनों अपनी अपनी बातें अपने अपने फायदे के सोचते हैं। और प्रिंसिपल क्या कहता है कि तू कोई डिसीजन नहीं लेगा। मेन कॉन्सेप्ट एजेंसी थ्योरी का ये कि ये बोलेगा प्रिंसिपल तो एजेंट करेगा, प्रिंसिपल डिसीजन लेगा एजेंट काम करेगा, एजेंट अपने मन से डिसीजन नहीं ले सकता। इसी कॉन्सेप्ट का उल्टा आता है स्टीवर्डशिप थ्योरी, जिसमें एजेंट भी यानी डायरेक्टर मैनेजर भी अपने मन से काम या फिर अपने को डिसीजन ले सकते हैं। अब इसकी कमियां क्या हो सकती है वो भी सुन लो। ये थ्योरी क्या करती है, इट सजेस्ट दैट द कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू इट्स शेयर होल्डर, इट डज नॉट कंसीडर द इंटरेस्ट एंड राइट ऑफ स्टेक होल्डर। सर ये तो पहले जैसे लग रहा है कि ये थ्योरी भी कहती है कि सब कुछ शेयर होल्डर के लिए होगा, लेकिन ये थ्योरी बाकी स्टेक होल्डर पे ध्यान नहीं देती। सर ये तो पुराना वाला ही लग रहा है, एजेंसी थ्योरी वाला ही लग रहा है। नहीं, सुनो ध्यान से देखो, इसमें ये बोला था कि शेयर होल्डर के हिसाब से ही सारी चीजें चलती है। इसमें ये बोल रहा शेयर होल्डर के लिए ही सारी चीजें चलेंगी, यानी वहां पे हर चीज शेयर होल्डर बोलता था करने को, लेकिन इसमें कर तो रहे हैं डायरेक्टर, लेकिन करेंगे सिर्फ शेयर होल्डर के लिए। और शेयर होल्डर क्या चाहता है, प्रॉफिट बढ़े, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़े, उसका शेयर्स की, उसका बिजनेस ग्रोथ हो। शेयर होल्डर तो यही चाहेगा। अब टैक्स टाइम पे ना जाए कोई मतलब नहीं है, इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पे ना जाए कोई मतलब नहीं, जीएसटी टाइम पे हो कोई मतलब नहीं है, कि जिसने लोन दिया है कंपनी को भाड़ में जाए। बाकी जो एम्प्लॉयज हैं यानी डायरेक्टर वगैरह मैनेजर को छोड़ के जो नॉर्मल एम्प्लॉयज है कंपनी में, उनको कितना सैलरी दे रहे नहीं दे रहे मतलब ही नहीं है। ये थ्योरी बाकी जो स्टेक होल्डर है उन पे ध्यान नहीं देती। आई होप इट इज क्लियर नाउ। चलिए नेक्स्ट थ्योरी, स्टेक होल्डर थ्योरी। स्टेक होल्डर थ्योरी में क्या हुआ, ये थ्योरी क्या करती है कि भाई सबका साथ सबका विकास, ठीक है, जो मोदी जी बोलते हैं, ये थ्योरी इस कॉन्सेप्ट पे चलने की सोचती है। यानी सबका साथ सबका विकास, ये थ्योरी ये बोलती है स्टेक होल्डरशिप थ्योरी कि बिजनेसेस को ऐसे चलना चाहिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऐसा होना चाहिए कि सबका भला हो, किसी का भी नुकसान ना हो, शेयर होल्डर का प्रॉफिट मिले,
डायरेक्टर को अपनी सैलरी मिले, डायरेक्टर को जहाँ जहाँ जरूरत है डिसीजन लेने की वो अपना डिसीजन ले पाए, एम्प्लॉय को उसकी सैलरी मिले जितना वो डिजर्व करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यानी कि सरकार को उसका टैक्स मिले टाइम पे, सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा काम करे कंपनी, और लोन टाइम पे दे। यानी जो भी स्टेक होल्डर हैं, जो मैंने पहले क्लास में आपको बताया था, स्टेक होल्डर वो होते हैं जो कंपनी से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, कंपनी से कोई ना कोई लेना देना होता है। डायरेक्टर कंपनी का स्टेक होल्डर है, शेयर होल्डर कंपनी का स्टेक होल्डर है, एम्प्लॉयज कंपनी का स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट, भाई गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है कंपनी से, कंपनी का स्टेक होल्डर है, बैंक, बैंक ने लोन दिया होता है वो भी स्टेक होल्डर है। ठीक है, तो ये थ्योरी क्या बोलते हैं, सबका भला होना चाहिए। लेकिन इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म पता क्या है कि एक्चुअल में ना प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, रियल वर्ल्ड में ऐसा होता नहीं है कि सबका भला आप कर दो, कहीं ना कहीं कमियां रहती ही हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी के हक तो मारे जाएंगे। या तो बंदा इतनी चीजें सोच के चलेगा कि टैक्स कम भरेगा तो गवर्नमेंट का हक मारा गया, एंट्रियां घुमा घुमा के फेक बिल वगैरह जो भी कुछ गड़बड़ियां करेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉय को कम सैलरी देते हैं, तो ये कहने में अच्छा लगता है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। अब पढ़ते हैं। दिस थ्योरी adopts a broader approach and lays emphasis on interest of the society while running the business। ये एक बहुत बड़े पैमाने पर सोच रखती है अपनी कि एज अ सोसाइटी हम बिजनेस को अच्छे से रन करें। ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से पढ़ते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, स्टेक होल्डर थ्योरी, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द corporate existence is not to maximize the interest of shareholder only. The objective of the corporate governance are changed from maximize the interest of shareholder to maximize the value of the company। सर क्या बोल गए, लाइन तो बहुत सिंपल है। ये थ्योरी ये बोलती है कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट को बढ़ाना ही नहीं है, सिर्फ शेयर होल्डर के लिए ही, शेयर होल्डर के वेल्थ को बढ़ाना ही नहीं है, उसका काम क्या है, ओवरऑल सोसाइटी को, ओवरऑल कंपनी के स्टेक होल्डर को ग्रो करना। ठीक है, क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं। दिस थ्योरी क्रिटिसाइज, अच्छा ये जो थ्योरीज है ना, इन थ्योरीज के नाम को छोड़कर इसमें आप अपनी लैंग्वेज लिख सकते हो। कहाँ कहाँ पे अपनी लैंग्वेज नहीं लिख सकते हो मैं बीच बीच में बता दूंगा, जहां जहां पे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो वहां भी मैं आपको मेंशन करता हुआ चलूंगा। The theory criticized on the ground that their key concept in the corporate governance is accountability. If director attempt to serve too many principles, they will fail to satisfy those who have genuine claim in the organization। सर क्या बोल गया ये, यहां से पढ़ो। अगर डायरेक्टर अटेम्प्ट करेगा, डायरेक्टर करना चाहेगा हर किसी प्रिंसिपल को सर्व, यानी हर किसी प्रिंसिपल के बारे में सोचना चाहेगा। प्रिंसिपल क्या थे, पहली थ्योरी में प्रिंसिपल तो सिर्फ शेयर होल्डर था, लेकिन इस थ्योरी के हिसाब से सारे जो स्टेक होल्डर हैं, ये सारे स्टेक होल्डर ही आपके क्या बन गए, प्रिंसिपल्स बन गए। तो डायरेक्टर जो है वो हर एक बंदे के बारे में सोच के चलेगा तो हर एक बंदे के लिए काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो कहीं ना किसी के बारे में कम काम कर पाएगा। ये थोड़ी बोल रही है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। ठीक है, यानी डायरेक्टर हर किसी के लिए काम नहीं कर पाएगा, यानी हर एक स्टेक होल्डर के लिए, यहां पे मैं लिख देता हूं स्टेक होल्डर, आपको बाद में रिवाइज करने में दिक्कत ना हो। फर्स्ट थ्योरी में प्रिंसिपल कौन था, सिर्फ एक ही बंदा था, शेयर होल्डर। यहाँ पे हम सबकी बात कर रहे हैं, सबको लेकर चल रहे हैं, स्टेक होल्डर। तो प्रिंसिपल कौन होगा, स्टेक होल्डर। यानी डायरेक्टर हर किसी स्टेक होल्डर के लिए काम नहीं कर पाएगा और किसी ना किसी के लिए वो फेल कर जाएगा काम करने के लिए। इंग्लिश की लैंग्वेज थोड़ी सी आपको टफ लगती है, इसलिए उसे मैं थोड़ा सा इजी करके बोलता हूँ आपको, ताकि आप उसका सेंस समझ पाओ। क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की लैंग्वेज ना, इस सब्जेक्ट की लैंग्वेज उतनी इजी नहीं है कहीं कहीं पे। चलिए, ये तीनों थ्योरी थी जो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसी में से ही
99% पेपर में क्वेश्चन आता है, अगर आता है तो। बाकी जो थ्योरीज हैं उनमें से नहीं आता है। सिंपली सुन लो, नहीं आता है। 99% नहीं आता है। 1% की गारंटी मैं भी नहीं ले सकता। बट आप 10 ईयर खोल के देखोगे तो आपको मिलेगा कि रेयरली, मतलब दिखेगा ही नहीं वैसे तो। आपको पिछले 5-10 साल का भी ढूंढ लोगे, आपको नहीं मिलेगा इनमें से क्वेश्चन। बट एज ए पार्ट ऑफ जॉब हम इसको समझेंगे, उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन हम इसको फिर भी समझ के चलेंगे। ठीक है। रिसोर्स थ्योरी, अच्छा वो थ्योरी आपको इजी भी लगेंगे तीनों पहले की, ये भी अच्छी बात है। जो हमने पढ़ लिया वो ज़्यादा ईजी है रादर देन जो ये दोनों थ्योरीज है। ठीक है। रिसोर्स डिपेंडेंस थ्योरी, सर क्या होती है थ्योरी? सॉरी, ये थ्योरी बोलती है कि जो बिजनेसेस है, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, एक बिजनेस का कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है, यानी वो जो धंधा है, बिजनेस है, वो लोगों पर छोड़ो, वो लोगों पर ध्यान नहीं देता। इस थ्योरी के अनुसार धंधा डिपेंड करता है बाहर के रिसोर्सेस पे। सर फिर से बोलो। इस थ्योरी के अनुसार बिजनेस डिपेंड करता है बाहर के फैक्टर्स पे, बाहर के कंपोनेंट पे, बाहर के रिसोर्सेस पे। रिसोर्सेज जैसे जैसे ह्यूमन रिसोर्स, यानी जो एम्प्लॉयज हैं। एम्प्लॉयज होते तो स्टेक होल्डर है कंपनी के, लेकिन वो शेयर होल्डर तो नहीं होते ना, मालिक तो नहीं होते। एम्प्लॉय क्या करता है, उसको भाई आप महीने में सैलरी दो तो वो काम करेगा। आप 2 महीने सैलरी देगा ना, देखो भाग जाएगा वो। फाइनेंशियल रिसोर्स पे, पैसे पे, यानी जो बंदा आपको फंड दे रहा है, पैसे पे तो धंधा डिपेंड करेगा ना। यानी आपको, आपने किस बैंक से लोन लिया, लोन लेके अपना धंधा चला रहे हो, लोन ही नहीं रहेगा तो आपका धंधा ही नहीं चलेगा। ये भी एक फैक्टर हो गया। और लोन भी कौन देता है? बाहर वाले बंदे से लोन। शेयर होल्डर के लोन से नहीं बात कर रहा मैं। कंपनी क्या करती है, कंपनी लोन भी लेती है, डायरेक्टर से भी लोन ले सकती है, वैसे बाहर से लोन उठा के, लोगों से लोन उठा के काम करती है। फिजिकल रिसोर्सेज, इट इंक्लूड टेंजिबल एसेट्स। कंपनी किस पर डिपेंड करती है? टेंजिबल एसेट पढ़ा है आपने ना, फिक्स एसेट पढ़ा है ना, अकाउंट्स में पढ़ा होगा, फिक्स एसेट्स वगैरह, मशीनरी वगैरह, उस पर भी डिपेंड करती है। नेटवर्क रिसोर्सेज, कंपनी के नेटवर्क कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे कनेक्शन है, उसका सप्लायर कितने अच्छे हैं, ठीक है, वो कितने लोगों तक अपना माल, अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा पा रहा है। कनेक्शन डिपेंड करता है। कनेक्शन में भी जैसे मान लो, अगर मैं, जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में क्या अपने आप को एग्जांपल लिया था, सीए अजय का, ठीक है, मेरी फर्म है, मान लो मैं ऑडिट करना चाहता हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा काम कैसे आएगा? मेरे नेटवर्क जितने अच्छे होंगे, है ना, मेरे जितने लोगों के बीच में बातचीत होगी, है ना, देसी लैंग्वेज में, जितने मेरे नेटवर्क अच्छे होंगे उतने लोगों से मुझे काम आएगा, राइट। टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, आजकल टेक्नोलॉजी के बिना तो कुछ है नहीं, आपको पता है, एआई का ज़माना चल रहा है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंड करता है। आप आज के ज़माने में 100 साल पुराने तरीकों से रजिस्टर में लिख के तो काम कर नहीं सकते। दिन की 1000 एंट्री होंगे, कैसे करोगे? टेक्नोलॉजी का यूज़ करना ही पड़ेगा, राइट। वैसे तो इतना ही समझ लिया बहुत है, बट फिर भी हम इसको रीड कर लेते हैं। तो ये थ्योरी क्या बोलती है कि कंपनी, ये जो शेयर होल्डर, डायरेक्टर वायरेक्टर छोड़ो, इस थ्योरी के हिसाब से बिजनेस चलता है रिसोर्सेज पे, कुछ बाहरी रिसोर्सेज पे। अगर वो रिसोर्सेज होंगे तो ही बिजनेस चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं थोड़ा सा। पहली बात तो थ्योरी किसने दी थी? मिस्टर पी फेफर एंड स्लैंसिक इन 1978 में। लाइन पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। One assumption of this theory is that the firm cannot be fully sufficient for survival. क्या बोल दिया सर इसने? ये थ्योरी की एक बेसिक अजम्पशन ये है, ये थ्योरी ये कहना चाहती है कि एक कंपनी खुद अपने हिसाब, अपने ऊपर ही नहीं चल सकती, 100% सर्वाइव नहीं कर सकती। मतलब जो कंपनी के मालिक लोग हैं ना, सिर्फ खुद ही कंपनी को नहीं चला सकते या बढ़ा नहीं सकते। जैसे कि आपने कोई भी आप काम, चलो आप एक परचून की ही दुकान है, ठीक है, मैं बहुत छोटा एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। मान लो एक परचून की ही दुकान है दोस्तों, वो मालिक आपको लगता है सुबह उठता है, माल लेके आता है और अपने दुकान में रखता है, ठीक है, लेकिन उसको एक दुकान भी चाहिए।
एक बाइक भी चाहिए, जैसे इसमें रिसोर्सेज क्या था, फिजिकल भी था ना कुछ, यानी कुछ एसेट भी था ना। तो वो बंदा सिर्फ खुद तो नहीं कि कपड़े सुबह उठा नहाया धोया, एक बैग टांगा या कुछ कुछ बड़ा सा बैग टांगा गया, सामान खरीदा और खुद ही उसको बेच रहा है। जैसे वो बेचारे होते हैं ना कुछ लोग जो पापड़ वापड़ बेचते हैं बेचारे कंधे पे टांग के, उसमें भी दिक्कत है। वो भी पापड़ के लिए सामान तो लाता होगा ना कहीं से, सामान ऑयल जो तलता होगा, नमक वमक वो भी तो कहीं से लाता होगा। तो इस कॉन्सेप्ट का मतलब है कि कंपनी खुद से कैन नॉट बी फुल्ली सफिशिएंट टू सर्वाइव, खुद से 100% सर्वाइव नहीं कर सकती, उसको बाहरी फैक्टर्स पे, बाहरी रिसोर्सेज पे डिपेंड होना ही पड़ेगा। ये थ्योरी बोलती है। अब पढ़ते हैं रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी, यानी कहीं ना कहीं डिपेंड आपको रहना ही पड़ेगा रिसोर्सेज पे, बाहरी रिसोर्सेज पे। डिस्क्राइब अबाउट एक्सटर्नल सोर्सेज, देखो मैं बाहरी बाहरी क्यों बोल रहा था, ये रहा आई आखिर। अच्छा है आ गया, नहीं तो आप कहते सर बार बार ये वर्ड क्यों यूज कर रहे हो। एक्सटर्नल रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी, दैट हाउ मच दे आर इंपॉर्टेंट टू द कंपनी एंड हाउ कैन ही गेट कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस थ्रू यूटिलाइजिंग दीज रिसोर्सेज। Firm capitalizes their resources in a way that when there is a bad time they use it and sustain in the market। सर क्या बोल गया, ये थ्योरी कहती है कि कंपनी दैट हाउ मच द इंपॉर्टेंट, यानी उसके लिए कौन सा रिसोर्सेज कितना इंपॉर्टेंट है उस कंपनी को जानना पड़ेगा, ताकि जब भी कोई कंपनी में बैड टाइम आए तो उन रिसोर्सेज का यूज करके कंपनी अपने आप को मार्केट में बना के रख सके। ठीक है, मैं थोड़ा सा ज्यादा डीप में जा रहा हूं आपको समझाने के लिए। सुनो, एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, एक मान लो मेरी सीए की फर्म है। उस मोबाइल बनाने वाली कंपनी के लिए मेन रिसोर्सेज क्या होंगे, मशीन होंगी, यानी उसके लिए उस मोबाइल वाली कंपनी के लिए मशीन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, मशीन इंपॉर्टेंट होगी और टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट होगी। मेरे लिए सीए के लिए मशीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं, मेरे लिए क्या है, एम्प्लॉय ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो सीए फर्म में मेरे जो सीए रखूंगा मैं, तो मेरे लिए ये लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ये वाले रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी उनका नॉलेज होनी चाहिए, उन्होंने अच्छे से पढ़ाई लिखाई करी होनी चाहिए, उन्होंने काम किया होना चाहिए। मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। मेरे लिए एक नॉर्मल सा लैपटॉप भी काम करने के लिए चलेगा, मुझे ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ी बड़ी मशीनें रखनी है। तो मेरे लिए एक सीए फर्म के बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज क्या है एज पर दिस टर्म। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है आपकी कंपनी के लिए, ताकि वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस ले सके। तो हर बिजनेस के अपने रिसोर्सेस होते हैं जो उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन बिजनेस के लिए मशीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री के लिए लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब रिसोर्सेज क्या होंगे मैंने पहले बता दिया। ह्यूमन रिसोर्सेज यानी जो एम्प्लॉयज वगैरह होगा जो डेली के बेसिस पे काम करते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज होगा जो आपको, जहां से आपका पैसा आता है, आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट होती है, लोन आते हैं, जिस पैसे की वजह से आप काम कर पाते हो। आपने शार्क टैंक देखा है ना, शार्क टैंक में क्या आते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट लेने आते हैं कि आप हमारी कंपनी में इतना पैसा लगाइए इतने रुपए के इक्विटी के लिए, ठीक है, या फिर इतने रुपए के पर एनम लोन पे इतना इंटरेस्ट ले लीजिएगा आप। तो पैसा लगा रहे हैं ना, फाइनेंस लगा रहे हैं, तो वही चीज होगी यहाँ पे फाइनेंस रिसोर्सेज। अगला फिजिकल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज मशीनरी वगैरह आ गई सारी। नेटवर्क रिसोर्सेज मैंने बता ही दिया था, जो भी आपके कनेक्शंस और रिलेशनशिप्स हैं वो आपको बहुत काम आते हैं। टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है आजकल के, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गए, पेटेंट्स हो गए, ठीक है, वो सारे काम आते हैं आपके आज के ज़माने में। अब इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं। द थ्योरी में ओवर एम्फेसाइज एक्सटर्नल रिलेशनशिप एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल गवर्नेंस, एक्सटर्नल इंटरनल एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। ये थ्योरी ये बोलती है कि मतलब इस थ्योरी की दिक्कत ये है कि ये ना बाहरी फैक्टरों पर कुछ ज्यादा ध्यान दे देते हैं। हर चीज पे बाहर के लोगों की ज्यादा सोचते हैं कि यार वो माल आएगा कि नहीं आएगा, उसी बंदे से माल आएगा कि नहीं आएगा, यार उसने तो माल ही नहीं भेजा, मेरा प्रोडक्शन कैसे होगा इस महीने का, मेरा सेल रुक जाएगी। ठीक है, वो नया एम्प्लॉय आया था, वो नया एम्प्लॉय भाग गया, उसको अब क्या करूं, उसकी जगह कैसे लाऊं दूसरे को।
ये सिर्फ बाहरी फैक्टर पे सोचता रहता है ज़्यादा, अपने पे कम ध्यान देता है। ठीक है, जैसे मालिक मैंने क्या एग्जांपल लिया था, वो परचून वाला का एग्जांपल लिया था ना, वो क्या करता है, वो बार बार सामान लाने लाने की सोचता रहता है। वो बाइक चला के सामान ला रहा है, बाइक चला के सामान ला रहा है, अपने दुकान पे बैठ के उसको बेचने की सोच ही नहीं रहा। समझ रहे हो? तो ये थ्योरी क्या करता है, बाहरी रिसोर्सेज पे ही ज्यादा ध्यान देता है, अपने रिसोर्सेज पे यानी इंटरनल जो सा काम है उस पर बहुत कम ध्यान देता है। ये लाइन आपको शायद कम समझ में आ रही होगी। पॉइंट सा कहने का यही है, इंटरनल गवर्नेंस पे कम ध्यान देता है, यानी जो इंटरनली जो सो काम करना है एक्चुअल अपने बिजनेस के अंदर के कामों पे, अंदर के प्रोसेस कम ध्यान देता है। ठीक है, चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैनेजरियल हेजिमनी थ्योरी। सर ये क्या है? देखो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये थ्योरी ये बोलती है कि जो बिजनेस चलाएगा उसमें जो डिसीजन लेगा, चलाना भी डिसीजन लेना भी सब कुछ कौन करेंगे? सब कुछ मैनेजर ही करेंगे। पहली थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था? एजेंसी थ्योरी, जिसमें मैनेजर सिर्फ काम करते हैं, डिसीजन नहीं लेते। दूसरी थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था कि मैनेजर भी डिसीजन ले पाते हैं, स्टीवर्डशिप थ्योरी में। ये थ्योरी क्या कहती है? सिर्फ मैनेजर ही डिसीजन लेंगे, जो भी करेंगे मैनेजर डायरेक्टर ही करेंगे। शेयर होल्डर ने पैसा लगा दिया, बात खत्म, तुम मालिक हो भाई, तुम्हें लास्ट में प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, जितना तुम्हारा प्रॉफिट बनता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो भी है, डिविडेंड के बेस पे या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तुम्हें लास्ट में मिल जाएगी, चुपचाप मुंह बंद करके रखो, काम हमें करने दो। ये थ्योरी ये बोलती है। ठीक है, आई होप डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। अभी रिवाइज कराऊंगा ना तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा। क्लियर तो मैं करवा ही रहा हूं 50 बार बोल के। दिस थ्योरी suggests that in some organizations manager hold significant power। कुछ ऐसी बिजनेसेस होते हैं जहां पे मैनेजर सिग्निफिकेंट पावर रखते हैं और इन्फ्लुएंस रखते हैं, मतलब उनके पास बहुत बड़ी बड़ी पावर, मेन पावर इन्हीं के पास होती है कि भाई ये डिसीजन लेंगे, किससे काम करना है, कितना करवाना है, कहाँ से माल खरीदना है, किस मार्केट में माल बेचना है, हम डिसाइड करेंगे जी। मैनेजर लोग बोलते हैं हम करेंगे, तुम शेयर होल्डर तुम चुपचाप बैठे रहो, तुम्हें टाइम पे ना साल के एंड में डिविडेंड मिल जाएगा, ज्यादा चपड़चू मत करो हमसे। सारे सिग्निफिकेंट पावर इनके पास होती है। इन्फ्लुएंस ओवरशैडोइंग, क्या लिख देना ना, ओवरशैडोइंग होता है। हाँ ओवरशैडोइंग तो लिखा, सॉरी मैं ही गलत पढ़ रहा था, लाइट आ रही है। ठीक है, ये क्या करता है कि मैनेजर इतनी पावर होल्ड करता है कि वो शेयर होल्डर को भी ओवरशैडो कर जाता है, कि शेयर होल्डर की बातों पे ऊपर के भी डिसीजन ले लेता है। एंड इवन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भी कम सुनता है। मैनेजर तो क्या होते हैं, मैनेजर एक तरह से देखा था तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के भी नीचे ही होते हैं, लेकिन ये उनकी भी नहीं सुनता। इन सच केसेस मैनेजमेंट कैन डोमिनेट डिसीजन मेकिंग, यानी वो अपने डिसीजन डोमिनेट करता है, यानी मैंने बोल दिया ना हम कह रहे हैं तो हमारे तरीके से होगा ये काम, बात खत्म। दिस इज कॉल्ड डोमिनेट करना। विच कैन लीड डिसीजन दैट बेनिफिट मैनेजर्स बट नॉट नेसेसरी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर। अगर वो ऐसा काम करेंगे तो हो सकता है कि उनका ज्यादा फायदा हो, बाकी शेयर होल्डर का फायदा ना हो, एक्चुअल में शेयर होल्डर का फायदा ना हो। ठीक है, अब इसमें क्रिटिसिज्म इसने इसी लाइन में बोल दिया, ये इसी लाइन में बोल तो दिया इसने कि इससे क्या होगा कि उनका ज्यादा फायदा होगा, शेयर होल्डर का फायदा कम होगा, यही इसका क्रिटिसिज्म है। दिस थ्योरी इज नॉट अप्लाई यूनिवर्सली। पहली बात तो ये थ्योरी ना एक्चुअली में बहुत रेयरली होगी, कहीं पे होती नहीं है ऐसी। देखो मालिक के कहने पे काम करना पड़ेगा, धंधा उसका है, वो लगवाता है कि डायरेक्टर लोगों को काम एक्चुअल में करना कैसे वो ज्यादा पता होता है। ठीक है, तो स्टीवर्डशिप थ्योरी ज्यादा ठीक मानी जाएगी कहीं कहीं पे, बट ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि यार मालिक का ही डिसीजन ना चले, मालिक की ना सुनो आप, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये रेयरली कहीं पे होगा जो ऐसी थ्योरी पे चलती होगी, वैसे ऐसा प्रैक्टिकली होता ही नहीं है। प्रैक्टिकली जो होता है वो हम कहाँ पढ़ेंगे? मॉडल्स में, नेक्स्ट वीडियो में। This theory may not apply universally and cannot be seen as overly pessimistic about management's intention. It assumes that
ऑल मैनेजर्स हैव एक्सेसिव पावर, ये क्या कहती है कि हर मैनेजर के पास बहुत ज़्यादा पावर होगी, एंड मे ओवरलुक सिचुएशन वेयर मैनेजमेंट एक्ट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड इट्स स्टेक होल्डर। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ और ध्यान रखना, मैंने ना यहाँ पे कुछ ऐड कर दिया है। यहाँ पे ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं होंगे, यहाँ पे सिर्फ मैनेजर होंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डायरेक्टर आ गया ना, डायरेक्टर का अलग काम होता है, वो आपने कंपनी सेट में आई थिंक पढ़ा होगा। यहाँ पे ध्यान देना, मैंने तो डायरेक्टर बोला, डायरेक्टर हटा देना यहाँ से। ठीक है, तो ये जो क्रिटिसिज्म था ना वो यहीं आ गया थ्योरी का, यहां से क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो गया एक तरह से। इतनी आपके मीनिंग हो गया, और यहां से क्रिटिसिज्म, इसी लाइन को यहां से और यहां तक, कि ये थ्योरी क्या करेगी, ज्यादातर सोचेगी मैनेजर के हिसाब से, मैनेजर के बारे में, यानी मैनेजर इस अपनी ज्यादा सोचेगा रादर देन कि शेयर होल्डर के लिए प्रॉफिट बढ़ाऊं मैं। वो कहेगा मेरा काम हो रहा है ना, मैं जो चाहता हूँ वैसे हो, मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो, मेरे को सैलरी ज़्यादा मिले, और ये लोग जाएं, शेयर होल्डर जाएं भाड़ में। इस थ्योरी का सेंस ये बनता है। ठीक है, तो ये आज हमने खत्म कर दिया अपनी थ्योरीज। अब इसको रिवाइज करते हैं फटाफट से। ठीक है, चलिए, थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत फास्ट करूंगा मैं, ध्यान रखना। अब जो बहुत लोग सोच रहे होंगे ना स्टार्टिंग की पहली क्लास में कि सर बहुत धीरे चला रहे हो, बहुत धीरे कर रहे हो, अब सोच रहे होगे आप, कोशिश करना कि मेरी क्लासेस को आप भगा के ना देखो। वो पहली दूसरी देख ली होगी, उसके आगे मत देखना, भगा के या फिर स्पीड अप करके, है ना, 1.2 1.3 करके, क्योंकि मैं कभी कभी एक और फ्लो में मैं तेजी बोलता हूँ, लेकिन बात यह है कि मैं कई बार बोलता हूँ सेम चीज़ें, ये आपने नोटिस किया होगा अब तक। उससे क्या होता है, आपके दिमाग में बात छप जाती है। मैं एक या दो या तीन तरीके से बोल जाता हूँ वो चीज़ें, तो एक तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से वो याद हो जाती है, या फिर समझ में ज़्यादा अच्छे से आती है। चलिए, थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। थ्योरीज क्या होती हैं? थ्योरीज एक तरह की कुछ सोच है जो कुछ राइटर्स ने बताई हैं जिस तरीके से बिजनेसेस चलने चाहिए, राइट। पहली थ्योरी, अच्छा इसमें ये बता दूं, अब आपके कोर्स में यही 5 थ्योरी हैं, जिन 5 थ्योरीज में से पहले 3 इंपॉर्टेंट है, जो 99% इन्हीं में से पेपर में आता, अगर आता है तो, इन 2 में से नहीं आता। और ये भी थ्योरीज है जो आपकी पॉलिटिकल साइंस वगैरह में, इकोनॉमिक्स ऑनर्स वगैरह में, इकोनॉमिक्स ऑनर कह रहा हूँ, बिजनेस इकोनॉमिक्स में बाकी थ्योरीज भी लिखी गई हैं, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। कुछ बच्चों को डाउट आएगा, कुछ लोग बुक पढ़ लेते हैं या फिर कहीं से वीडियो देख लेंगे कि हमने तो वो थ्योरी पढ़ी है। नहीं, जो मैं बता रहा हूँ वो सुन लो, यही फ़ायदा होता है आप अगर क्लास ले रहे हो तो। ये बेसिक कुछ चीज़ें आपको पता चलती हैं सामने वाले के एक्सपीरियंस से। एजेंसी थ्योरी, एजेंसी थ्योरी क्या होती है? एजेंसी थ्योरी एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन बताती है। एक एजेंट होता है, एक प्रिंसिपल होता है, एक एजेंट होता है। प्रिंसिपल जो बोलता है वो एजेंट को करना होता है। प्रिंसिपल का यहाँ पे मोटिव, इस थ्योरी के हिसाब से मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। डायरेक्टर का, सॉरी, मैनेजर का मोटिव क्या होता है? बस काम करना जो उसने बोला हो। आप ये पॉइंट ऐसे लिख सकते हो पेपर में कि यहाँ पे क्या होता है, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन होता है, प्रिंसिपल डिसीजन मेकिंग करता है और एजेंट एग्जीक्यूशन करता है उन डिसीजन पे। प्रिंसिपल सिर्फ अपने प्रॉफिट की सोचता है, एजेंट सिर्फ अपने सैलरी की सोचता है। आप ये एक्चुअल में लिख सकते हो पेपर में, अगर ये चीज़ याद रह जाए ना, जो मैंने इसमें लिखा है ये सारा आप लिख सकते हो पेपर में। ठीक है, यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि ये थ्योरी क्या कहती है कि मैनेजर वगैरह अपने डिसीजन अपने मन से नहीं ले सकते, कोई भी डिसीजन। ठीक है, अब इसी थ्योरी का क्रिटिसिज्म क्या था कि ये थ्योरी क्या करती है, ये सिर्फ शेयर होल्डर पे ध्यान देती है। ठीक है, और ये डेवलपिंग कंट्री के लिए ठीक नहीं है। ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्फ इंटरेस्टेड क्वालिटीज, यानी शेयर, अगेन ये पॉइंट पहले से मिलता है, पहले से ही लिंक्ड है कि सब कुछ ज्यादा ही सेल्फ इंटरेस्ट यानी कंपनी यानी शेयर होल्डर के हिसाब से चलती है ये थ्योरी, यानी ये बिजनेस। स्टीवर्डशिप थ्योरी, स्टीवर्डशिप थ्योरी ये कहता है, जो एजेंसी थ्योरी के उल्टा है बिल्कुल, ये कहता है कि नहीं नहीं भाई, शेयर होल्डर के पास शेयर होते हैं, लेकिन साथ ही साथ मैनेजर जो होते हैं वो अपना काम और अपने डिसीजन भी
अपने हिसाब से ले सकते हैं, और लेकिन वो सारा काम करेंगे शेयर होल्डर के लिए ही, लेकिन यहाँ पे वो ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी होते हैं, उन पर ज़्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है। इस थ्योरी के हिसाब से पता होता क्या है, स्टीव वॉट्स थ्योरी में ना कुछ शेयर, थोड़े बहुत शेयर डायरेक्टर के मैनेजर्स के पास भी होते हैं, उनको थोड़ी सी ज़्यादा पावर दी जाती है कि भाई तुम भी अपने डिसीजन अपने तरीके से लो और कंपनी को अच्छा सा ग्रो करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये शेयर मैनेजर लोग कंपनी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। पिछली वाली थ्योरी में क्या था, मैनेजर लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि भाई मेरे को टाइम पे सैलरी मिल रही है ना, भाड़ में जाए कंपनी। यहाँ पे सोचते हैं नहीं, कंपनी को भी आगे बढ़ाया जाए। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये आप लिख सकते हो, आपको जरूरी नहीं है ये लाइन लिखनी है, ये आप लिख सकते हो कि इन दिस थ्योरी मैनेजर डू नॉट ओनली वांट टू हैव देयर सैलरी और मैक्सिमाइज देयर सैलरी, they want to maximize the growth of the company and the growth of the shareholder and their क्या बोलते हैं उसको, corporate profits, ठीक है। तो ये चीज भी आप लिख सकते हो। इसीलिए इस थ्योरी को क्या बोला जाता है, ट्रस्टीशिप थ्योरी, यानी जिसपे मैनेजर पे ट्रस्ट बना रहे आपका, या ट्रस्ट ज्यादा होता है, उस थ्योरी को बोलते हैं हम स्टीवर्डशिप थ्योरी। स्टीवर्डशिप का मतलब क्या होता है, केयर टेकर, यानी बिजनेस का केयर टेकर। यहाँ पे मैनेजर बिजनेस का केयर टेकर बन के काम करते हैं, ठीक है। ये थ्योरी भी क्या करते हैं, ये थ्योरी भी क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर के साथ चलती है, यानी मैनेजर लोग सिर्फ शेयर होल्डर के लिए चलेंगे, शेयर होल्डर का प्रॉफिट बढ़ाएंगे, शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ाने की सोचेंगे, बाकी लोग जाए भाड़ में, बाकी स्टेक होल्डर जाए भाड़ में, इनको बाकी स्टेक होल्डर से फर्क नहीं पड़ता। अगली थ्योरी स्टेक होल्डर थ्योरी। स्टेक होल्डर थ्योरी में बस यही है कि सबका साथ सबका विकास। यहाँ पे लिख लो, अपने को याद रखने के लिए कहीं पे लिख लो, ऐसे ही यहाँ लिख दूं क्या, हिंदी में लिख देता हूं, सबका साथ। इससे पता क्या होता है, आपको पेपर के टाइम पे याद हो जाता है। सबका साथ सबका विकास, यानी ऐसा बिजनेस इस तरीके से ग्रो करे, इस तरीके से गवर्नेंस रहे बिजनेस में, ताकि सबका फायदा हो, किसी का घाटा ना हो। इस थ्योरी की कमी यही है कि ऐसा होना मुश्किल है। जो मैनेजर्स लोग, अपने डायरेक्टर लोग और मैनेजर लोग जो काम करते हैं, वो हर एक स्टेक होल्डर के बिहाफ पे नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली नहीं होता ऐसा। रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी, रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी में ऐसा कहता है ये थ्योरी कि बिजनेसेस एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान देती है थ्योरी, रादर देन अपने घर के कामों पे। और थ्योरीज रिसोर्सेज क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, फाइनेंस रिसोर्सेज हो गया, फिजिकल रिसोर्सेज हो गया, ये सारे रिसोर्सेज हैं जिन पे कंपनी ज़्यादा ध्यान देती है, बजाय अपने बिजनेस के अंदरूनी काम पे ज़्यादा ध्यान देने के। इस थ्योरी के हिसाब से अगर बाहर के रिसोर्सेज ना हो तो आप काम कर ही नहीं सकते, आप उन पे ज़्यादा ध्यान दो। तो इसकी दिक्कत यही है, इतना ध्यान दिया जाता है इसमें बाहर के रिसोर्सेज पे थ्योरी में, कि वो घर के अपने ही इंटरनल काम पे ध्यान नहीं देती कंपनी। अगला मैनेजरियल हेजेमनी थ्योरी। मैनेजरियल हेजेमनी थ्योरी क्या है, पहले तीनों थ्योरी का एकदम उलट है। ये कहती है कि सारे डिसीजन, सारे मेन पावर है, सिग्निफिकेंट पावर है, वो सब मैनेजर के पास होंगी, ठीक है। मैनेजर अपने हिसाब से चलाएगा और डिसीजन मेकिंग भी मैनेजर ही लोग ही करेंगे। इस थ्योरी का घाटा बस यही है, यही इसका घाटा भी है, यानी इसका क्रिटिसिज्म भी यही है कि सब कुछ मैनेजर के हिसाब से चलता है। इससे क्या होगा, वो अपने बारे में ज़्यादा सोचेगा, ना कि बिजनेस को बढ़ाने के और उसकी ग्रोथ के बारे में, ठीक ठीक है, ना कि किसी और स्टेक होल्डर के बारे में। एक मिनट यार, मैं ना एक चीज़ में अभी भी कंफ्यूज हूँ। यहाँ पे मैंने आपको चीज़ लिख, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आएगा कि नहीं आएगा, रुको मैंने एक पुरानी बुक में से देखता हूँ जी, एक मिनट दो बस। नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे आप लिख लो, यहाँ पे मैनेजर्स भी आते हैं और डायरेक्टर्स भी आते हैं। इस थ्योरी का ये डिफरेंस बताता हूँ मैं आपको फिर से। मैनेजर्स भी आएंगे, डायरेक्टर्स भी आएंगे,
डायरेक्टर्स, या फिर बोल लो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी मैंने सही लिखा था, जो कंफ्यूजन हो गई थी इस थ्योरी के हिसाब से। इसमें इसमें डायरेक्टर की बात नहीं सुनी आती, इसमें डायरेक्टर अलग होते हैं, मैनेजर अलग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैनेजर के बारे में सोच के हिसाब से चलेगी कंपनी, ना कि शेयर होल्डर और डायरेक्टर के बारे में, हाँ मतलब उनके हिसाब से। चलो आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर है, इसको पढ़ के जरूर आना। इसकी इन थ्योरीज में क्या है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, जैसा कि हर थ्योरी का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आपको, मुझे पता है आपको याद हो गया होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक में कि आपको कुछ वर्ड्स रटने हैं, तो यहाँ पे कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से लिख सकते हो अगर आपको समझ में आ गया तो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।